हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि अभी तक हमने स्पीड और वेलोसिटी फिनिश कर लिया और उस पर न्यूमेरिकल भी कर लिए। अगर आपको वो भी समझ नहीं आया तो पहले 2 पार्ट अगर समझ लें उसके बाद ये वाला पार्ट देखें, क्योंकि अगर आपने वो दोनों नहीं समझे तो ये समझ नहीं आएगा। तो ये जो आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं ये वही क्वेश्चंस हैं जो चैप्टर के बीच में होते हैं। वैसे हमने काफ़ी न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं, तो ये हमारे कुछ 4-5 क्वेश्चंस बचे हैं, ये आज हम कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, बट एक बार मैं आपको दिखा रही हूँ कि लिखना कैसे है। ये भी आपको आ गया होगा क्योंकि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में मैंने आपको सिखा दिया था, बट एक बार वापस देख लेते हैं। स्पीड में सबसे पहले आप लिखोगे डेफिनेशन। डेफिनेशन आई थिंक आपको आती है, मैंने इसे शॉर्ट में लिखा है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। क्वांटिटी स्केलर होती है और वेलोसिटी में वेक्टर, क्योंकि वेलोसिटी में हमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी नीड होती है, लेकिन स्पीड में हमें डायरेक्शन की नीड नहीं होती है। मैग्नीट्यूड इट कैन नेवर बी नेगेटिव, कभी नेगेटिव हो सकती है डिस्टेंस नहीं, और जीरो, ना कभी जीरो हो सकती और ना कभी नेगेटिव हो सकती, बट ये जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो हो गया तो ये भी हमारी वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी। क्योंकि कब होता है डिस्प्लेसमेंट जीरो? जब इनिशियल और फाइनल हमारी जो वैल्यू ऑफ इनिशियल फाइनल डिस्टेंस सेम हो, तभी तो होता है हमारी वेलोसिटी जीरो। जब हमारी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों अगर सेम होती हैं तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, तो हमारी वेलोसिटी भी जीरो होगी और हमारी एवरेज वेलोसिटी भी जीरो होगी। ठीक है। इट नेवर डिक्रीज विद टाइम, कभी भी टाइम के साथ एक डिस्टेंस कम नहीं होती, बढ़ेगी। डिस्प्लेसमेंट कम हो सकती है, कब हो सकती है? सपोज यहाँ से एक ऑब्जेक्ट यहाँ गया और वापस यहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो टाइम तो बढ़ गया लेकिन हमारी जो वेलोसिटी है वो कम हो गई। यहाँ पे डायरेक्शन की कोई नीड नहीं है, यहाँ पर है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। अच्छे से देख लो, आ जाता है एग्जाम में। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर व्हाट कंडीशंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड। तो क्वेश्चन ने आपसे पूछा है कि एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के इक्वल किस कंडीशन में होगी। सोचो, टाइम दोनों में होता है, स्पीड में आपकी डिस्टेंस होती है और वेलोसिटी में आपकी डिस्प्लेसमेंट होती है। तो ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जिसमें आपके दोनों इक्वल होंगे? सोचो क्या कंडीशन होगी जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो जाए। कब होगी? जब डिस्टेंस, व्हेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट is equal to distance of an object। जब डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाए डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट गिवन टाइम इंटरवल या गिवन टाइम। जब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी तो उस कंडीशन में आपकी एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के इक्वल हो जाएगी इन अ गिवन टाइम इंटरवल। टाइम भी तो इक्वल होना जरूरी है, अगर टाइम इक्वल नहीं हुआ तो आपकी जो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड है वो इक्वल नहीं होगी। तो वी हैव टू इक्वल द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इन अ गिवन टाइम इंटरवल। इसका एग्जांपल आप इस तरह से देख सकते हो आंसर को बड़ा करने के लिए। सपोज इन अ स्ट्रेट लाइन, ये काम स्ट्रेट लाइन में हो सकता है, अगर वापस बैक आ गया तो नहीं होगा। यहां से कोई ऑब्जेक्ट चला 10 मीटर, तो डिस्टेंस कितनी हुई? 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? 10 मीटर। तो ये काम सिर्फ आपका स्ट्रेट लाइन में हो सकता है। दिस हैपेंस व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। कहाँ हो सकता है आपका? सिर्फ स्ट्रेट लाइन में। इट हैपेंस व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट line and in a same direction। स्ट्रेट लाइन भी होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो कंडीशन क्या क्या हो गई है
कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के जब इक्वल होगी तब इक्वल हो सकता है, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन, तीनों कंडीशन होनी चाहिए तभी हो सकता है। अगर वो वापस उसी पॉइंट पे आ गया तब इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि तब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल होनी चाहिए, सेम लाइन होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन होनी चाहिए। ये जो दो क्वेश्चंस हैं इतने एग्जाम में नहीं आते हैं, बट हम कर लेते हैं कि अगर आ जाए तो आप ऐसे ना बैठे रहें कि क्या लिखें इसमें। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। अभी हमने एवरेज स्पीड का क्वेश्चन किया था ओडोमीटर में। तो ओडोमीटर जो होता है कोई भी व्हीकल में, तो वो क्या काम करता है, इट कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन व्हीकल, कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। आपने देखा होगा कार होती है, बाइक होती है, स्कूटी होती है, सब में एक ऐसे रेक्टेंगल या स्क्वायर कलर का लगा रहता है जहाँ पे कोई भी नंबर आता रहता है या कुछ ऐसे बना रहता है। तो वो ओडोमीटर क्या करता है, वो बताता है कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई है व्हीकल के थ्रू। ठीक है, तो एक डैशबोर्ड सा लगा रहता है। तो ओडोमीटर का मतलब ही दो वर्ड से होता है कि कितना पाथ चला और कितना उसने मेजर किया। ठीक है, पाथ प्लस मेजर। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो कैसा पाथ होगा। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो जो मोस्टली होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, कभी कभी सर्कल हो जाता है, बट मोस्टली जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। तो इसका जो ग्राफ आता है वो बच्चा ऐसे आता है, स्ट्रेट लाइन की इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। समझ में आया। तो यूनिफॉर्म मोशन आप ये भी लिख सकते हो कि यूनिफॉर्म मोशन मीन्स इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सो द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक अ स्ट्रेट लाइन एंड ग्राफ ऑफ द ग्राफ लुक लाइक दिस। समझ में आया। ग्राफ ऐसे दिखेगा, पाथ स्ट्रेट लाइन होता है और यूनिफॉर्म मोशन में होता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता तो बात ही अलग थी, जिगजैग कैसे भी होता, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन में तो आपका सब चीज कांस्टेंट होती है। क्लियर। अभी हमने एक्सेलरेशन पढ़ा नहीं है, वरना इस क्वेश्चन में थोड़ा सा वो भी आता, मैं अभी बता देती हूँ, आपको बाद में समझ आ जाएगा। लेकिन जो एक्सेलरेशन होता है यहाँ पे वो जीरो होता है, वो मैं बता दूंगी बाद में क्यों होता है। ठीक है, बस इतना याद रखना। अब जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन में आपसे बोला है, क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 minutes. What was the distance of the spaceship from the ground station? The speed of the light is 3 into 10 raised to power 8 meter per second. अब क्वेश्चन में आपसे बोला है कि आपको डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, स्पीड दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, तीन चीज दी हुई है। तो आपको पता है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको क्या निकालनी है, डिस्टेंस। तो आप क्या करोगे, टाइम को इधर ले जाओ, देखो डिस्टेंस बची। ठीक है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, स्पीड इंटू टाइम, डिवाइड में है ना टाइम, तो जब टाइम डिवाइड में होता है तो वो मल्टीप्लाई में चला जाता है। तो आपका एक फॉर्मूला ये भी बन गया। कभी कभी आपको ऐसे फॉर्मूले को मॉडिफाई करना पड़ेगा आंसर लाने के लिए। अब डिस्टेंस आपको निकालनी है। सिग्नल स्पेसशिप से आ रहा है ग्राउंड में, सपोज है स्पेसशिप है, ग्राउंड में सिग्नल आ रहा है, तो आपको डिस्टेंस बतानी है। तो स्पीड कितनी है, 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना है, 5 मिनट। मिनट को किस में चेंज करोगे, यूनिट सेम करनी है ना, यहाँ पे सेकंड है तो मिनट को भी सेकंड में, मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, बड़े को छोटे में करना है। अब करो 3 into 5, अब देखो into 6 कर लो, ये 6 into 10 बन गया, 6 into 10 60, 10 की पावर 8, 10 10 वाली एक साइड ले लिए, ये वाली एक साइड, 3 5 जा 3 5 जा
कितने होते हैं 15 6 जा 90 इंटू 10 की पावर, बच्चों यहाँ 1 है तो जब पावर मल्टीप्लाई में होती है, अगर आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, जब पावर्स मल्टीप्लाई में होती है तो प्लस होती है, तो ये हो गया 1 + 1 तो 10 की पावर 9, तो 10 की पावर 9। समझ में आया? तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 9 इंटू 10 की पावर 10, क्योंकि एक जीरो यहाँ से ले ली, ऐसे भी लिख सकते हो। आंसर मीटर। अब यहाँ मीटर पर सेकेंड मत करना, क्योंकि जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा मीटर में होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ट्रिकी नहीं था, बस आपको यूनिट चेंज करनी थी और आपको ये 10 वाला खेल समझना था। अगर यही नहीं आता तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाते। समझ में आया? तो ये चीज याद रखना कि जब मल्टीप्लाई में होती है आपकी पावर्स तो वो प्लस होती हैं और हम ऐसे 10 की पावर 1 लिख सकते हैं। थैंक यू बच्चों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।